हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, चैप्टर 5, ठीक है। और इससे पहले ज्योग्राफी भी हो चुका है। तो इसमें बताया जा रहा है प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। तो देखो, पहले ना क्या होता था कि बुक जो होता था ना वो हाथ से लिखा जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ना प्रिंटिंग मशीन आया। तो उससे क्या हुआ, फिर ना वो जो जितने भी बुक हाथ से लिखे हुए थे उनको प्रिंट किया गया। फिर वो चीज़, क्योंकि पहले जब हाथ से लिखा जाता था तो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध था। अब जैसे ही प्रिंटिंग मशीन आया तो प्रिंटिंग मशीन की वजह से क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा इसका अब अब्यूंडेंस होने लगा, ठीक है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, देखो पहला प्रिंटेड बुक कहाँ पे मिला हम सबको, ठीक है, प्रिंट इन चाइना। देखो पहला जो प्रिंटेड बुक है ना वो कहाँ प्रिंट हुआ था, चाइना में प्रिंट हुआ था। जो अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी था ना वो डेवलप कहाँ पे हुआ था, चाइना, जापान और कोरिया में। सबसे पहला जो प्रिंटिंग टेक्निक कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कि चाइना, जापान और कोरिया में। 17th सेंचुरी में ना अर्बन कल्चरल ब्लूम्ड किया चाइना में, और उसी की वजह से क्या हुआ, प्रिंट डाइवर्सिफाइड हुआ। लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेसेस ना इम्पोर्टेड एज वेस्टर्न पावर स्टेबलाइज देयर आउटपोस्ट इन चाइना। तो क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न प्रिंटिंग जो टेक्निक था और मैकेनिकल प्रेसेस जो था ना वो इम्पोर्ट होने लगे वेस्टर्न पावर से, ताकि स्टेबलाइज किया जा सके आउटपोस्ट इन चाइना में, ठीक है। संघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। अब देखो, जो संघाई था, चाइना का संघाई जो था वो क्या हो गया था, अब एक हब बन गया था न्यू प्रिंटिंग कल्चर का। अब देखो, इसके ये है प्रिंटिंग हुआ था, ये चाइना के बारे में। अब इसके बाद है प्रिंटिंग जापान में, ठीक है। जापान में भी प्रिंटिंग हुआ था, स्टार्ट हो गया था। तो जापान में प्रिंटिंग के बारे में अराउंड एडी एनो डोमिनी 1768 to 1770 बुद्धिस्ट मिशनरी जो थे वो चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। जो चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे ना वो जापान में क्या किए, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है। बुद्धिस्ट डायमंड सूता आर द ओल्डेस्ट जापानीज बुक विच वॉज प्रिंटेड इन एडी 868। तो इसी का एक ना जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका जो मिलता है एविडेंस, वो क्या है, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो है वो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है जो प्रिंटेड किया गया है हाथ से एडी में, जो प्रिंटेड है एडी 868 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रिंट है वो कैसे आया, यूरोप में। अब यूरोप में ये प्रिंटिंग का जो टेक्निक है वो यूरोप में अब आया, ठीक है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो टेक्निक है वो 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर जो रीच किए यूरोप में सिल्क रूट के विया सिल्क रूट से, ठीक है। जैसे सिल्क रूट से सिल्क जाता था ना, उसी रूट से क्या हुआ, अब चाइनीज जो पेपर जो थे वो रीच करने लगे यूरोप में 11th सेंचुरी में। 1295 में ना मार्को पोलो जो ग्रेट एक्सप्लोरर था वो रिटर्न हुआ इटली फ्रॉम चाइना एंड ब्रॉट प्रिंटिंग नॉलेज बैक विथ हिम। तो ना वो क्या किया, इटली जब गया चाइना से तो ना अपने साथ ना वो क्या लेके गया, नॉलेज लेके गया कि कैसे प्रिंटिंग होता है, ठीक है। इटालियन बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विथ वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो इटली जैसे ही मार्को पोलो ये चीज सीख गया कि उसको वुड ब्लॉक से कैसे प्रिंटिंग होता है, तो वो ये टेक्नोलॉजी को फिर क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गया फिर, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ से इटली के जो मार्को पोलो थे यहाँ से सीख के गए और वो चीज को पूरा क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया यूरोप में। As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting book to many different countries. तो जैसे ही बुक का डिमांड इंक्रीज होने लगा तो बुक सेलर क्या करने लगे, यूरोप से न बिगेन करने लगे एक्सपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, ठीक है। बट द प्रोडक्शन ऑफ द हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट could not satisfy the ever increasing demand for book because copying was an expensive, laborious and time consuming business. Manuscript were fragile, awkward to handle. तो ना ये जो चीज था ना ये ना उस हिसाब से नहीं चल रहा था, क्योंकि जो कॉपी किया जाना, ये जो कॉपिंग था वो बहुत एक्सपेंसिव था, लेबोरियस था और टाइम भी कंज्यूम कर रहा था। तो वो चीज हो नहीं पा रहा था जिस हिसाब से सबको चाहिए था, उस हिसाब से हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि ना गुटेनबर्ग का क्या हुआ, तो फिर ना ये जो प्रिंटिंग जो था वो क्या हुआ कि ना प्रिंटिंग प्रेस एट स्ट्रेसबर्ग जर्मनी में अभी प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ना गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्या हुआ था कि ना जो गुटेनबर्ग थे वो लर्न किए कि आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन को पॉलिश करने का आर्ट को वो लर्न किए, और मास्टर थे वो गोल्ड स्मिथ के,
ठीक है, एंड ऑल्सो एक्वायर द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। और उसके बाद ना वो ना एक्सपर्टीज सीखे कैसे क्रिएट किया जाएगा लीड मोल्ड से मेकिंग ट्रिंकेट्स करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या किए, वो ये सब चीज को सीखे और उसके बाद वो ना उस चीज को अपने जो प्रिंटिंग प्रेस है उस पर डेवलप किए। बेस्ड ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन। तो उससे क्या हुआ, ये अपना इनोवेशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये सब चीज के टेक्निक से ये क्या किया, अपना एक इनोवेशन बनाए। और 1448 में गुटेनबर्ग ने परफेक्टेड द सिस्टम। ठीक है, तो गुटेनबर्ग का जो ये 1448 में गुटेनबर्ग ना अपना सिस्टम को परफेक्टेड किया और फर्स्ट बुक जो वो प्रिंट किए वो था बाइबल। ठीक है, वो जो अपने प्रिंटिंग प्रेस से जो फर्स्ट बुक प्रिंट किए वो क्या था, वो बाइबल था। ठीक है, उसके बाद ना बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेस वेर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज इन यूरोप। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, प्रिंटिंग जो मशीन था प्रिंटिंग प्रेस वो ना सेटअप होने लगा डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप में, क्योंकि जैसे ही इस चीज का ज्ञान हुआ वैसे ही इसका ना यूरोप में पूरा फैलने लगा। ठीक है, द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो उसमें है और न्यू रीडिंग पब्लिक। अब देखो न्यू रीडिंग पब्लिक, अब पढ़ने वाले का एक नया दौर स्टार्ट हुआ जिसमें ना अब पढ़ना सबको पसंद था। ठीक है, एक्सेस टू बुक क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। जैसे ही बुक अब आने लगे, मार्केट में मिलने लगे। ठीक है, तो जैसे प्रिंटिंग प्रेस हुआ तो बुक अब मार्केट में अब भरमार लग गया बुक का। तो इससे क्या हुआ कि ना बुक जो थे ना, अब बुक पढ़ने का जो कल्चर था वो बढ़ने लगा। ठीक है, हाउएवर द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वेयर लो। जबकि ना जो पढ़े लिखे लोगों का लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था। फिर भी ना 20th सेंचुरी में ना मेजर हर्डल्स इन स्प्रेडिंग ऑफ देयर कल्चर, विच वॉज मेजर हर्डल इन स्प्रेडिंग देयर कल्चर। तो ये इस कल्चर को हर्डल बन रहा था इस चीज को फैलाने में। पर भी ना क्या हुआ कि पढ़ाई का जो ये पढ़ने का जो टेक्निक था वो सब में फैल रहा था। ठीक है, so printers began publishing popular ballads, a long song or poem, then tell a story often about love and folk tales, and such books would be profoundly illustrated with pictures. तो इसलिए ना अब देखो पढ़ने का तो सबको रुचि आ रहा था, पढ़ा नहीं जा रहा था, मतलब कि वो सब इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो क्या करते, तो ऐसा क्या किया गया कि ना ऑथर सब अब क्या करने लगे थे, पोए अपना वो सॉन्ग सब लिखने लगे थे, पिक्चर से डिपिक्ट करने लगे थे, ताकि जो पढ़ना चाहते हैं ना वो पिक्चर देख के भी समझ सके। ठीक है, तो मतलब उनको ना इंटरेस्ट जगाने के लिए वो खुद में ही ना चेंजिंग लाई। ठीक है, ऑथर सब। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। ठीक है, जब ना फियर हुआ इस चीज को लेके कि ना देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रीड, देन रिबेलियस एंड इरिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। तो ना अब सबको फियर होने लगा कि ना कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ऐसा चीज ना प्रिंट होने लगे, ऐसा ऐसा चीज ना लिखा जाने लगे जिससे रिबेलियस थॉट आ जाए और सब ना धर्म से चले जाए, मतलब धर्म को छोड़ दे, इरिलीजियस हो जाए, थॉट नहीं स्प्रेड हो जाए। तो ना 1517 में रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रॉड किए थे 1905 थेसिस क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। तो ना जो मार्टिन लूथर थे ना वो ना ये जो क्रिटिसाइज किए थे ना, जो चर्च के द्वारा जितने भी चीज किए जा रहे थे ना गलत गलत चीज, उसको ना वो अपने बुक में 1905 थेसिस में लिखे और उसको क्रिटिसाइज किए 1517 में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, डिवीजन हुआ चर्च को लेके और बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो इससे क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स स्टार्ट हुआ, रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इससे सब पता चल गया सबको कि ना चर्च कितना गलत कर रहे हैं, क्या क्या मतलब दबाने का कोशिश कर रहे हैं आम जनता को, तो उसके बारे में पता चल गया। तो अब ना चर्च से जो सबका भरोसा था वो खत्म होने लगा, जिस हिसाब से वो फैलाए और वो समझाए उस हिसाब से क्या हुआ, चर्च का जो भरोसा था वो खत्म होने लगा। द रीडिंग मैनिया, अब इसके बाद है रीडिंग मैनिया के बारे में। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जैसे ही 18th सेंचुरी का एंड हुआ, सम पार्ट जो था यूरोप में वो लिटरेसी रेट वहाँ पे हाई होने लगा और 60 to 80% जो पीपुल थे वहाँ के वो लिटरेट होने लगे। इंग्लैंड में पैनी चैप बुक्स वेयर कैरिड बाय पीटी पेडलर्स नॉन एज चैपमैन एंड सोल्ड फॉर अ पैनी। और इंग्लैंड में ना पैनी चैप बुक जो थे वो ना क्या करते थे, पीटी पैडलर जिसको बोलता है पीटी, वो ना स्टार्ट कर दिए थे इस चीज को बेचना, जिसको बोलते थे चैपमैन, और सोल्ड करते थे पैनी के तौर पे। ठीक है, इन फ्रांस वेयर द बिलोथिक्यू ब्लेयू
लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर। तो ना अब फ्रांस में चाहे ब्रिटेन में सब जगह ना, इंग्लैंड में क्या होने लगा कि ना अब बुक को ना लो रेट पे बेचा जाने लगा, लो प्रिंटिंग प्रेस होने लगा और सबको ना पढ़ने का रुचि बढ़ने लगा। ठीक है, न्यूज़पेपर और जो जर्नल था वो क्या इन्फॉर्मेशन बताने लगा वॉर और ट्रेड के बारे में, तो सब ना न्यूज़पेपर को भी डेवलप होने लगे हर एक प्लेस पे। ठीक है, मतलब कि अब ना सबको हर अलग अलग तरीके से ना पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता था, चाहे वो प्रिंटिंग पोयम हो चाहे न्यूज़पेपर हो, तो सब ना पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब इसी को लेके ना प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसी से प्रिंट कल्चर से ही ना फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ था। अब ये कैसे हुआ था इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो प्रिंट कल्चर था वो ऐसा क्रिएट कर दिया था कंडीशन जिससे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। क्यों हुआ ये? क्योंकि प्रिंट पॉपुलराइज कर दिया आइडिया को इनलाइटमेंट थिंकर का। जो इनलाइटमेंट थिंकिंग था ना उस चीज का आइडिया को पॉपुलराइज कर दिया, जैसे कि फेटर्निटी को, फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ये सब चीज को ना फैला दिया। ठीक है, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब इससे प्रिंटिंग जो था उससे क्या हुआ, डायलॉग और डिबेट होने लगा किसी भी चीज को लेके। ठीक है, तो उससे ना एक आदमी का बात जो था वो दूसरे आदमी तक फैलने लगा और इससे ना डायलॉग डिबेट डिस्कशन होने लगा। ठीक है, 1780 सेंचुरी में लिटरेचर मोक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी वेर लार्ज इन नंबर। और 1780 में ना लिटरेचर ना रॉयलिटी को ले लिया और क्रिटिसाइज करने लगा मोरालिटी को, वेर लार्ज इन नंबर, और ये चीज को ना बहुत ज्यादा फैलने लगा। ठीक है, द 19th सेंचुरी, अब ये 19th सेंचुरी के बारे में बताया जा रहा है, चिल्ड्रन वुमेन एंड वर्कर। अब देखो इसमें चिल्ड्रन वुमेन और वर्कर क्या कर रहे थे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो 1857 में ना चिल्ड्रन जो थे, 1857 में जो फ्रांस में चिल्ड्रन प्रेस स्टार्ट हुआ जो डिवोटेड था लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप। तो जो चिल्ड्रन के लिए ही था 1857 में। वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर, और वुमेन भी अपना रीडर और राइटर दोनों रूप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। ठीक है, पेनी मैगजीन्स वेयर स्पेशली मीन्ड फॉर वुमेन्स मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग। तो ये जो पेनी मैगजीन होता था ना वो सिर्फ स्पेशली वुमेन्स के लिए ही होता था। इसमें बताया जाता था कि कैसे प्रॉपर बिहेवियर किया जाएगा और हाउस कीपिंग किया जाएगा, उस चीज के बारे में बताया जाता था। 19th सेंचुरी में लैंडिंग लाइब्रेरीज इंग्लैंड में मीडियम बन गया था एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स को, आर्टिसन को और लो मिडिल क्लास पीपुल को एजुकेट करने के लिए ये जो लैंडिंग लाइब्रेरीज था वो एक ना मीडियम बन गया था। इससे आदमी सब अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, और इनोवेशन हुआ, फर्दर इनोवेशन होने लगा इस चीज को लेके। ठीक है, तो क्या हुआ 19th सेंचुरी में ना रिचर्ड एम हुई परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। तो ना वो क्या किए, रिचर्ड एम हुई ना 19th सेंचुरी में वो स्टार्ट किए पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस का। ठीक है, और 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड दैट कैन प्रिंट अप टू 6 कलर एट अ टाइम। तो 19th सेंचुरी में ऐसा भी हुआ कि ऑफसेट प्रिंट को भी स्टार्ट किया गया जो ना एक टाइम में ना क्या करता था, डेवलप करता था, मतलब कि जो प्रिंट करता था 6 कलर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये सब इनोवेशन हुआ प्रिंटिंग में। और इसके बाद क्या हुआ, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इंडिया में क्या था हुआ प्रिंटिंग को लेके। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। देखो मनुस्क्रिप्ट वो था जो पाम लीफ पे लिखा जाता था हैंड से ही, जैसे प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या होता था, मनुस्क्रिप्ट पे ही होता था कि जिसको हाथ से लिखा जाता था पाम लीफ पे। ठीक है, प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब जब प्रिंट आया तो उसके बाद क्या हुआ, तो मिड 17th सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस जो फर्स्ट में आया, फर्स्ट गोवा में लाया गया पुर्तगीज मिशनरीज के द्वारा, तब इंडिया में क्या हुआ, प्रिंटिंग ना फैलने लगा। तो 1674 में 15 बुक्स प्रिंट होने लगे कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। कोचीन में 1579 में कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक। और कैथोलिक प्रीस्ट जो थे, मतलब कैथोलिक के वहाँ के जो पुजारी थे वो क्या करने लगे, 1579 में पहला तमिल बुक को प्रिंट किए। फिर 1713 में कैथोलिक जो भी प्रीस्ट थे वो प्रिंट किए मलयालम बुक को। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज जो थे वो ना प्रिंट किए 32 तमिल टेक्स्ट को। और 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी बिगैन एडिटिंग द बंगाल गैजेट अ वीकली मैगजीन। और 1780 में क्या किए, जेम्स अगस्टस हिकी जो थे वो ना एडिटिंग करने लगे बंगाल गैजेट का जो एक वीकली मैगजीन के रूप में आता था। ठीक है, अब रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट के बारे में।
अब ये कैसे होने लगा प्रिंटिंग से, उसके बारे में बताया जा रहा है कि रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट कैसे होने लगा। जो फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वेयर इंटेंस डिबेट अराउंड रिलीजियस इशूज। अब देखो रिलीजियस इशूज को लेके ना 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा डिबेट होने लगा था। डिफरेंट ग्रुप जो थे ना वो ऑफर कर रहे थे बहुत सारे इंटरप्रिटेशन को लेके, बिलीफ को लेके, डिफरेंट रिलीजन के बारे में ना बहुत सारे अब डिफरेंट थिंकर डिफरेंट बात बता रहे थे। ठीक है, 1821 में राम मोहन रॉय ना संवाद कौमुदी को फिर ना स्टार्ट किए पब्लिश करना 1821 में। ठीक है, 1810 में फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन रामचर तमाशा ऑफ तमाम्स ऑफ तुलसीदास 16th सेंचुरी टेक्स्ट पब्लिश हुआ कलकत्ता में। ठीक है, जो राम जी के बारे में था, रामचरितमानस, तो उसको लेके ना 1810 में ना तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया था उसका 16th सेंचुरी में जो टेक्स्ट लिखा गया था उसको ना प्रिंट किया गया था फर्स्ट टाइम 1810 में। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। अब इसके बाद क्या हुआ, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ इसमें। तो क्या था, नॉवल लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप सून एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल। जो नॉवल सब था ना जो डेवलप हुआ था यूरोप में, अब वो एक्वायर कर लिया था इंडियन फॉर्म और स्टाइल को। ठीक है, अदर न्यू लिटरेसी फॉर्म सच एज लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरी, जैसे कि लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरी हो, ऐसे हो, सोशल और पॉलिटिकल मैटर पे, वो भी ना अब ना रीडिंग किया जाने लगा था, वो भी इंटर होने लगा था वर्ल्ड रीडिंग में। ठीक है, अब सबको क्या ऐसे भी पढ़ना अच्छा लगने लगा था, शॉर्ट स्टोरीज भी, सोशल और पॉलिटिकल मैटर को भी, तो अब ये सब भी स्टार्ट हो गया था। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस विजुअल इमेज फॉर मास सर्कुलेशन। तो राजा रवि वर्मा जो थे ना वो पेंटर थे, अब वो क्या करने लगे थे, ऐसा विजुअल इमेज को बनाने लगे थे जिससे मास सर्कुलेशन होने लगा था उनका। ठीक है, उस सब चीज का। अब उसके बाद क्या हुआ था, वोमेन और प्रिंट। अब देखो वोमेन प्रिंट पे किस हिसाब से भागीदारी निभाई थी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उससे क्या हुआ, वोमेन कैसे प्रिंटिंग प्रेस में घुसी, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। लिबरल हस्बैंड और जो फादर थे वो ना अब स्टार्ट कर लिए थे अपने वोमेन को पढ़ाना, देयर वोमेन फॉक एट होम। ठीक है, कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड। नहीं, मतलब लिबरल जो थे ना हस्बैंड और फादर थे वो ना बिगेन एजुकेट करना अपने वोमेन को, वोमेन जितनी भी थी उनके घर में उसको घर पे ही स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। ठीक है, पर जो कंजर्वेटिव हिंदू थे ना वो सोचते थे कि अगर कोई लड़की पढ़ लेगी ना तो वो विडो हो जाएगी। ठीक है, मुस्लिम फेयर करते थे कि अगर एजुकेशन हो जाएगा तो वो करप्ट बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस, वो करप्ट हो जाएगी अगर उर्दू रोमांस को पढ़ लेगी तो। ठीक है, तो उस चीज को लेके मतलब कि हर धर्म को बता रहा था कि ना अगर ऐसे वोमेन पढ़ लेगी ना तो उनके बीच में ना वो सही तरीके से नहीं पढ़ पाएगी, वो चीज को बताया जा रहा था कि मतलब कि वोमेन ना बाधा बन जाएगी पढ़ाई को लेके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट एंड द पुअर। अब देखो प्रिंटिंग पुअर, देखो वोमेन पे ये असर डाला तो पुअर पे क्या असर डाला। वोमेन्स को पढ़ने के लिए मतलब आजादी नहीं मिल रहा था उस टाइम में भी, मतलब सब अलग अलग पर्सपेक्टिव बता रहे थे कि हिंदू बता रहे थे कि वो विडो हो जाएगी, मुस्लिम बता रहे थे कि मतलब कि वो जो मुस्लिम लॉ है उससे डिफरेंट हो जाएगी, वो चीज को बता रहा था। तो वैसे ही पुअर और प्रिंट का क्या प्रभाव पड़ा था, तो पुअर का क्या था, 19th सेंचुरी में बहुत चीप हो गया था, स्मॉल बुक्स वेर ब्रॉट टू द मार्केट, और स्मॉल बुक्स ना मार्केट में मिलने लगे थे। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू बी रिटन अबाउट द मेनली प्रिंटेड फैक्ट्स एंड एजेस। और जैसे 19th सेंचुरी आया जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना उसके बारे में अब लिखा जाने लगा था, तो पुअर सब उसके बारे में पढ़ते थे और उसके बारे में लिखते थे। ठीक है, पुअर के बारे में भी उनका जो विचार था, जो पुअर थे वो कास्ट, जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट थे, पुअर थे, उनके बारे में भी अब लिखा जाने लगा था एसेस। ठीक है, तो वो सब लिख रहे थे, वो सब पढ़ रहे थे। अब देखो प्रिंट और सेंसरशिप के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बिफोर 1798 कॉलोनियल स्टेट जो था ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, वो नॉट मच कंसर्न अबाउट सेंसरशिप, वो ना कंसर्न नहीं था सेंसरशिप को लेके। ठीक है, बट बाय 1820 द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। और जैसे ही 1820 आया तो कंट्रोल कलकत्ता सेशन कोर्ट जो थे ना वो कंट्रोल कर दिए, कुछ रेगुलेशन लगा दिए थे, क्या कर रहे थे इस पे कि ना फ्रीडम को कंट्रोल कर लिए थे प्रेस का। ठीक है, आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। और जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ, ये जो उन पे लगा दिया गया था ना, जो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था न्यूज़पेपर पे, प्रिंटिंग प्रेस पे, तो उस पे ना अब में उनका बर्ताव चेंज हो गया था, रिस्ट्रिक्शन कोई काम नहीं आ रहा था। ठीक है, in 1878 the vernacular press act was passed which provided the government with extensive right to censorship, report and editorials in the vernacular press.
और उसके बाद 1878 में जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो उससे प्रोवाइड कर दिया गवर्नमेंट को कि एक्सटेंसिव राइट सेंसरशिप रिपोर्ट को लेके और एडिटोरियल जो वर्नाकुलर प्रेस पे लिखे जाते थे, ठीक है। Despite repressive measures, nationalist newspaper grew in number in all parts of the India. इतना होने के बाद भी जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो सब क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, और जितना भी हो रहा था उनसे वो सब न्यूज़पेपर लिख रहे थे और फिर ये इस चीज को ना फैला रहे थे कि ना हर किसी को पता चलना चाहिए कि कैसे ना मतलब चेंजिंग आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जा रहा है। मतलब ब्रिटिश बहुत कोशिश किए थे कि ना वो दबा दे, न्यूज़पेपर को नहीं बढ़ने दे, मतलब न्यूज़पेपर को नहीं फैलने दे, पर ना हमारे जो क्रांतिकारी सब थे वो क्या कर रहे थे, वो सब न्यूज़पेपर से ना हम सबको क्या कर रहे थे, जागरूक बनाए थे, सबको बता रहे थे कि क्या गलत ब्रिटिश कर रहा है। तो ब्रिटिश का कोई भी काम नहीं आ रहा था, वो सब अपना स्प्रेड कर रहे थे। प्रॉब्लम हो रहा था पर प्रॉब्लम को फेस करके भी वो सब अपना काम कर रहे थे, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।